नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। आजकल हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल और उसके एक्सेप्शन पर चर्चा कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 27 के अंतर्गत नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के जनरल रूल पर और सेक्शन 27, 28, 29, 30 और सेक्शन 54 क्लास 3 के अंतर्गत सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस पर भी चर्चा की। आज हम नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल के उन एक्सेप्शंस पर चर्चा करेंगे जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए गए हैं। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की दो समस्याएं लेते हैं और उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के माध्यम से समझेंगे कि उसके क्या लीगल सॉल्यूशंस हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, मान लीजिए ए की घड़ी खो जाती है और बी वो घड़ी पा जाता है। अब बी उस घड़ी को सी को बेच देता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या सी को उस घड़ी का मालिकाना हक प्राप्त होगा या नहीं? दूसरी समस्या ये है कि मान लीजिए ए की घड़ी खोती है और बी को मिल जाती है और बी काफ़ी खोजबीन करता है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं पता कर पाता है कि वो घड़ी वास्तव में किसकी है और ऐसी स्थिति में वो उस घड़ी को बेच देता है। तब उस घड़ी को कोई अन्य व्यक्ति अर्थात सी खरीद लेता है। तो उस स्थिति में उस घड़ी के रेफरेंस में सी की स्थिति क्या होगी? और तीसरी समस्या ये हो सकती है कि बी काफ़ी खोजबीन के बाद ए को पा तो जाता है, लेकिन वो कहता है कि आपको खोजने के चक्कर में मेरा 500 रुपया या कोई भी सर्टेन अमाउंट खर्च हुआ है और आप वो अमाउंट दे दीजिए और ये घड़ी वापस ले लीजिए। अब ए जो है कुछ भी देने से इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बी के पास क्या रेमेडी होगी? तो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 169। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 169 ये कहता है कि अगर कोई वस्तु खो जाती है और उस वस्तु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस वस्तु के वास्तविक मालिक की पर्याप्त खोजबीन करता है, उसके बावजूद भी अगर वो उस वस्तु के मालिक को नहीं प्राप्त कर पाता है तो वह उस वस्तु को बेच सकता है, लेकिन तब जबकि वह वस्तु नष्ट होने वाली प्रकृति की हो अथवा उस वस्तु के मालिक को खोजने में उसका उस वस्तु के मूल्य के 2/3 से अधिक खर्च हो गया हो। और दूसरी स्थिति ये होती है कि फाइंडर ऑफ गुड्स उस वस्तु के मालिक को तो खोज लेता है, लेकिन उस वस्तु का मालिक उस फाइंडर ऑफ गुड्स के मतलब उस माल को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जो खर्चे हुए हैं उनको देने से वो इनकार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो वस्तु नष्ट हो जाने वाली है कि अगर उसको नहीं बेच दिया गया तो वो नष्ट हो जाएगी, या उसके मूल्य का अधिकांश भाग नष्ट हो जाएगा, या उस वस्तु के मालिक को खोजने के चक्कर में इस पाने वाले का उस वस्तु के मूल्य के 2/3 से अधिक का खर्चा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो उस माल को पड़ा हुआ जिसने प्राप्त किया है वह उस वस्तु को बेच दे सकता है, और जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में उस वस्तु को खरीदेगा वह उस वस्तु पर मालिकाना हक प्राप्त करेगा। लेकिन अगर इन परिस्थितियों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य परिस्थितियों में किसी वस्तु को पड़ी पाने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो उस वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति उस वस्तु पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं करेगा। जैसे कि खोने वाला सामान को पड़ा पाने वाला व्यक्ति इस बात की खोज ही नहीं करता है कि वास्तव में वह सामान किसका है, या वह जानते हुए भी उस सामान को नहीं लौटाता है और जानबूझकर किसी व्यक्ति को बेच देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति उस माल को खरीदेगा उसको उस वस्तु पर स्वत्व प्राप्त नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 169 के अप्लीकेबल होने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। तो सेक्शन 169 के एप्लीकेशन के लिए यह आवश्यक है
कि द लास्ट थिंग इज कॉमनली सब्जेक्ट ऑफ सेल। जो वस्तु खोई है वो ऐसी वस्तु हो जिसकी सामान्यतः बिक्री की जाती हो। मतलब कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में ऐसी हैं जो हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंस रखती हैं या किसी भी व्यक्ति के लिए खास इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सेल नहीं है। जैसे अब किसी व्यक्ति के फैमिली मेंबर का किसी का फोटोग्राफ हो गया, अब वो किसी फ्रेम में जड़ा हुआ है, तो बेचने को तो वो भी बेचा जा सकता है, लेकिन वो कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सेल नहीं, वो किसी व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वो ऐसा सामान नहीं होना चाहिए कि जिसके किसी व्यक्ति के लिए कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस हो, वो कोई ऐसा सामान हो जिसको सामान्यतः बेचा जाता हो, सामान्यतः वो विक्रय की विषय वस्तु हो। दूसरा, द ओनर कैन नॉट विद रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड। उस वस्तु का मालिक युक्त खोजबीन के पश्चात भी नहीं पाया जा सकता है। मतलब जिस व्यक्ति ने उस सामान को पढ़ा पाया है वो पर्याप्त खोजबीन करता है, फिर भी उस वस्तु के मालिक को ढूंढ नहीं पाता है। या द ओनर रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर अपॉन डिमांड। या ओनर, उस वस्तु का मालिक उस व्यक्ति को जिसने कि सामान को पड़ा हुआ पाया है, उसके मांगने पर उस व्यक्ति के जो विधिपूर्ण खर्चे हुए हैं उस ओनर को खोजने में, उसको देने से मना कर देता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिसिंग। मतलब कि वो वस्तु के रेफरेंस में ये खतरा है कि अगर उसको नहीं बेच दिया जाता है तो वो नष्ट हो जाएगी, और ऑफ लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, या अपने मूल्य का अधिकतम भाग वो खो देगी। मतलब उसका मतलब एकदम से नष्ट तो नहीं हो जाएगी, लेकिन उसकी जो अहमियत है वो खत्म हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू लगभग खत्म हो जाएगी, उसका ग्रेटर पार्ट, उसका बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। या द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। या जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, जिसको कोई वो माल पड़ा हुआ है, उसने जो उस व्यक्ति के मालिक को खोजने में व्यय किया है वो उस वस्तु के मूल्य के 2/3 के बराबर या उससे अधिक हो जाता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कहीं पे गिरा हुआ पाता है और वो उस वस्तु के स्वामी को खोजता है और उस वस्तु का स्वामी नहीं मिलता है और उस वस्तु की कीमत नष्ट हो जाएगी, वो वस्तु नष्ट हो जाएगी या उसकी कीमत का अधिकांश भाग नष्ट हो जाने का खतरा है, तब भी वो बेच सकता है। या वो ढूंढने के प्रयास में मालिक तो नहीं मिलता है, लेकिन उस वस्तु के मूल्य के 2/3 या उससे अधिक का खर्चा वो पड़ा पाने वाला व्यक्ति कर देता है, तब भी वो बेच सकता है। या वो व्यक्ति रीजनेबल सर्च के बाद, खोजने के बाद मालिक को तो पा जाता है, लेकिन उस वस्तु का मालिक, ये जिस व्यक्ति ने सामान को पढ़ा पाया और उसको खोजा, उसको खोजने में जो उसके लॉफुल चार्जेस हैं उनको पे करने से मना कर देता है, तब भी वो व्यक्ति उस माल को बेच सकता है, बशर्ते ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो वस्तु अगर बेच नहीं दी जाएगी तो नष्ट हो जाएगी, या उसके मूल्य का अधिकांश भाग नष्ट हो जाएगा, या उसको खोजने में उसके जो लॉफुल चार्जेस आए हैं वो वस्तु के मूल्य के 2/3 से अधिक है। तो अगर इन परिस्थितियों में कोई किसी माल को पड़ा पाने वाला व्यक्ति उस माल को किसी व्यक्ति को बेच देता है तो ऐसी स्थिति में नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई होगा। मतलब ये बात लागू नहीं होगी कि कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता है। यहाँ पर माल को पड़ा हुआ पाने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी नहीं है, फिर भी वो ऐसी स्थिति में उस वस्तु के स्वामित्व को अंतरित कर सकता है, और जो व्यक्ति बायर होगा, जो क्रेता होगा, वो उस माल का स्वामी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का अगला एक्सेप्शन, 9वां एक्सेप्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 176 में बताया गया है। सेक्शन 176 सेल मेड बाई पानी, मतलब गिरवीदार द्वारा किए गए विक्रय के बारे में बात करती है। तो इस पे चर्चा करने से पहले आइए गिरवी को समझते हैं। तो गिरवी को अंग्रेजी में प्लेज कहते हैं। तो प्लेज को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, एबेलमेंट
एज द सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ए डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। अर्थात किसी ऋण के भुगतान की प्रतिभूति के तौर पर किया गया उपनिधान या किसी वचन के पालन की प्रतिभूति के तौर पर किया गया उपनिधान गिरवी कहलाता है। अगर हम सामान्य भाषा में समझना चाहें तो यदि हम किसी व्यक्ति से ऋण लेते हैं और उस ऋण के भुगतान के लिए को सुरक्षित करने के लिए हम कोई अपना सामान उसके पास रखते हैं, इस शर्त पर कि जब हम अपने ऋण का भुगतान कर देंगे तो उससे अपना वो सामान वापस कर ले लेंगे, तो इसे गिरवी कहते हैं। तो गिरवी हमेशा किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। मतलब अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप किसी साहूकार के पास जाते हैं या बैंक के पास जाते हैं और अपना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसको दे देते हैं और उससे ऋण ले लेते हैं, इस शर्त पर कि जब आप अपना ऋण पे कर देंगे तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको लौटा देगा, तो इसी को गिरवी कहते हैं। तो सेक्शन 176 पानी को अर्थात वह व्यक्ति जिसने ऋण दिया है और सामान को अपने पास गिरवी रखा है, उसको कुछ परिस्थितियों में सामान को बेचने का अधिकार देती है और उसके द्वारा किया गया विक्रय मान्य होगा अगर वो सेक्शन 176 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो सेक्शन 176 दो कंडीशन बताता है। पहली, द पानर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट एट द स्टिपुलेटेड टाइम। वह व्यक्ति जिसने ऋण लिया है और सामान गिरवी रखा है, वह निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान नहीं करता है, तब गिरवीदार पानी के पास ये अधिकार है कि वह उस माल को बेच करके अपनी धनराशि वसूल कर ले, अथवा द पानर मेक्स डिफॉल्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वेयर प्लेज्ड। वो पानर अर्थात जिस व्यक्ति ने सामान गिरवी रखा है, वह उस वचन के पालन में चूक करता है जिस वचन के पालन के संदर्भ में गुड्स को मतलब माल को गिरवी रखा गया है। तब भी गिरवीकर्ता के पास गिरवीदार पानी के पास ये अधिकार है कि वो उस माल को बेच ले और उससे अपनी जो भी रकम बनती है उसको वसूल कर ले। तो इन दो परिस्थितियों में पानी अर्थात वह व्यक्ति जिसने ऋण दिया है और सामान को गिरवी रखा है, वह उस संपत्ति का स्वामी तो नहीं होता है, फिर भी उसके द्वारा किया गया विक्रय विधिमान होगा और जो व्यक्ति क्रेता होगा उसको उस माल पर स्वत्व प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है, जो कि ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अधिक अच्छा स्वत्व अंतरित नहीं कर सकता है। तो यहाँ सेक्शन 176 में ये जो पानी है ये ओनर तो नहीं है, फिर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ये नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। इस नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल का लास्ट और 10th एक्सेप्शन है सेल बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। यदि न्यायालय के आदेश द्वारा कोई विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी क्रेता उस माल पर अच्छा स्वत्व प्राप्त करेगा, अर्थात उस पर मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा। तो ये नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के प्रिंसिपल और एक्सेप्शंस पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ये नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का टॉपिक और इसके एक्सेप्शंस एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरह के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए और एक लंबा डिस्कशन था, इसलिए इसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया। एक पार्ट में मैंने इसके जनरल प्रिंसिपल के बारे में और सेक्शन 27 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे चर्चा की। बाकी 3 पार्ट्स में मैंने सेक्शन 27, 28, 29, 30, सेक्शन 54 का क्लास 3 और आज सेक्शन 8वें, 9वें और 10वें एक्सेप्शन पर चर्चा की। ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और इस टॉपिक पे पूरा समग्र अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो जिनके माध्यम से हम अपने चैनल को
आपकी तैयारी के लिए और अधिक उपयोगी बना सकते हैं, तो उन सुझावों का भी स्वागत है। आप हमें अपने सुझावों से भी अवगत कराइए। धन्यवाद।